विद्यार्थियों का स्वागत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जैसा कि हम जानते हैं कि लोच एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके दो प्रकार की लोच, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर दो प्रकार की लोच, प्राइस इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी को अपन एक वीडियो और दूसरे वीडियो में देखा। तीसरा वीडियो इनकम इलास्टिसिटी का हम देख रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु x की जो मांग है उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं और उन कारकों के आधार पर हम लोच को परिभाषित करते हैं। जैसे अगर उस स्वयं की वस्तु जो है x वस्तु की कीमत, उसके कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उसको कीमत लोच कहा। अगर दूसरी वस्तु y है, उसके कारण जो मांग में परिवर्तन हुआ उसको हम आड़ी लोच कहा। अगर इन दोनों को स्थिर रखते हुए और अन्य कारणों को और स्थिर रखते हुए केवल आय को चेंज करें और आय के चेंज करने से उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के प्रतिक्रियात्मक अंश को हम मांग की आय लोच कहते हैं। अर्थात मांग की आय लोच जो है वो EI, अब मैं डिफाइन करूं तो EI का अर्थ है कि दो चीज़ें हैं, एक तो उपभोक्ता की आय और एक X वस्तु की मांग। उपभोक्ता की आय को मैं M कह दूं, उपभोक्ता की आय जैसे M है, इस M में प्रतिशत परिवर्तन करूं और उसके इस प्रतिशत परिवर्तन के प्रतिक्रियात्मक ढंग से उस वस्तु X की मांग में भी प्रतिशत परिवर्तन होता है। वो जितने प्रतिशत परिवर्तन उसके कारण होता है, इन दोनों के अनुपात को हम मांग की आय लोच कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे उपभोक्ता की आय जो है वो 1% से परिवर्तित हुई और उपभोक्ता की X वस्तु की मांग जो है वो 5% का परिवर्तन हुआ, तो मांग की आय लोच जो है वो आपका 5 हो गया। यहाँ पर ये 5 आय लोच है। ये हो सकता है 5 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है नेगेटिव भी हो। लेकिन इसको कैसा मान होगा उसको देखने से पहले थोड़ा सा इसको सूत्र को सिंप्लीफाई करें। जैसे x की मांग में परिवर्तन करना हो, प्रतिशत परिवर्तन करना हो, तो x की मांग में डेल्टा x बटा x इंटू 100। इसी प्रकार से उपभोक्ता की मांग उपभोक्ता की आय डेल्टा m बटा m इंटू 100 से 100 कट जाता है और इसको सिंप्लीफाई करने पर डेल्टा x बटा डेल्टा m इंटू m बटा x और इजिकल टू डेल्टा। ये जो यहाँ पर जो EI का जो निशान है वो इन दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है, डेल्टा x और डेल्टा m। डेल्टा x और डेल्टा m इन दोनों में निशान कैसा है, एक दिशा में रहेगा या विपरीत दिशा में रहेगा, इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि EI का निशान कैसा होगा। और यहाँ महत्वपूर्ण बात देखने लायक ये है कि निशान कैसा होना चाहिए। ये जो बात है ये डिपेंड करती है उस X वस्तु के नेचर पर। X वस्तु जो है वो किस प्रकार की है, वो वस्तु हो सकता है सामान्य हो सकता है आवश्यक हो सकता है विलासिता की हो सकता है कि वो आपकी हीन वस्तु हो या कोई और अन्य प्रकार की वस्तुएं किसी न किसी रूप में वो वस्तु उपभोक्ता के लिए होती है। उसको ध्यान में रखते हुए ही EI का मान निकल कर के आता है। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ वस्तु या तो सामान्य है, आवश्यक है या विलासिता की है, तो ऐसी स्थिति में आपकी उपभोक्ता की आय और X वस्तु की मांग दोनों के अंदर सीधा संबंध होता है। आय बढ़ने से मांग भी बढ़ती है, अन्य बातें समान रहती हैं। अगर समान एक दिशा में अगर दोनों जुड़ी हुई है तो डेल्टा x और डेल्टा m का चिन्ह एक सा हो जाता है और EI का मान पॉजिटिव हो जाता है। EI का मान पॉजिटिव कब होगा, सिंपल सी बात है कि जब m और x सीधे जुड़े हुए हों, आय बढ़ने से मांग बढ़ती हो, आय घटने से मांग घटती हो, तो ऐसी स्थिति में EI का मान पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा तो ऐसी स्थिति में वस्तु या तो सामान्य होगी या आवश्यक वस्तु होगी या विलासिता की वस्तु होगी, जैसा भी रहे। यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है तो फिर 3 तरह की मान हमारे सामने आ सकते हैं कि या तो वो 1 के बराबर हो या 1 से ज़्यादा हो या 1 से कम हो। अगर वो 1 के बराबर है तो इसका अर्थ सही मायने में ये लगाना चाहिए
अगर 1% का उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो मांग में भी 1% का परिवर्तन कर दो, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग की आय लोच 1 होगी। लेकिन यदि उपभोक्ता की आय में 1% का परिवर्तन करने से मांग में अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन हो जाए, जैसे 1 से ज़्यादा 2, 4 इस तरह का हो जाए, तो मांग की आय लोच निश्चित रूप से इकाई से अधिक यानी ज़्यादा लोचदार, ज़्यादा आय की लोच होगी, तो वो इकाई से अधिक होगा। ऐसी वस्तु में वस्तु विलासिता की ओर जाएगी। हो सकता है कि आय में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें और मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मांग की आय लोच का मान पॉजिटिव ही नहीं अनंत की ओर भी जा सकता है। तो जितना ज़्यादा होगा, इकाई से जितना अधिक होगा, विलासिता की ओर अग्रसित होती जाएगी। इसके विपरीत अगर वो 1 से कम है, इसका अर्थ होता है कि जितने प्रतिशत उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा उतने प्रतिशत मांग में, एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन नहीं होता बल्कि कम होता है। यद्यपि उपभोक्ता की आय और मांग में सीधा संबंध जरूर है, आय बढ़ेगी तो मांग जरूर बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी की आय बढ़ रही है, उससे कम बढ़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पे उपभोक्ता की आय 1% बढ़ जाए और मांग आधा % बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में मांग की आय लोच है वो इकाई से कम होगी। वो ऐसी सामान्यतया इस प्रकार की वस्तुएं आपकी आवश्यक वस्तुएं कहलाती है। इन वस्तुओं का भी उपभोक्ता की आय में और मांग में सीधा संबंध होता है। दूसरा प्रकार की जो वस्तुएं होती है वो आपकी जो आय और मांग के संबंध के आधार पे डिफाइन की जाती है, परिभाषित की जाती हैं, वह है हीन वस्तुएं कहलाती हैं। हीन वस्तुएं या इंफीरियर वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके ऊपर उपभोक्ता की आय बढ़ने के बावजूद भी उसकी मांग घटती है। उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ यदि मांग घटती हो, आय घटने से मांग बढ़ती हो, उल्टा संबंध रहे, तो ऐसी स्थिति में आपका डेल्टा एक्स और डेल्टा एम यानी एम के कारण एक्स पर उल्टा असर पड़ता हो। आय बढ़े तो मांग घटे, आय घटे तो मांग बढ़े, यानी इन दोनों में चिन्ह आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है अलग अलग, तो इसलिए अनुपात आपका नेगेटिव बन जाता है और ईआई का मान आपका नेगेटिव हो जाता है। ये वस्तुएं आपकी हीन वस्तुएं कहलाती हैं। इनमें उपभोक्ता की आय की जैसे जैसे बढ़ती है, प्रोग्रेस उसकी होती रहती है, उन पर्टिकुलर वस्तुओं की मांग कम होती जाती है और वह ऐसा महसूस करता है कि ये वस्तु मेरे लिए घटिया वस्तु है, हीन वस्तु है। उदाहरण के तौर पे मोटे अनाज के बारे में सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है, यद्यपि गोलदोष की बात यहाँ नहीं आती, लेकिन उपभोक्ता की मांग उसकी आय के साथ में विपरीत, उस वस्तु की मांग के लिए उस आय के लिए विपरीत प्रभाव, विपरीत असर डालती है। ये आपकी इनकम इलास्टिसिटी का मान नेगेटिव दर्शाने वाली हीन वस्तुएं होती हैं। ये हीन वस्तुओं के लिए भी आपने देखा कि ईआई का जो मान है वो आपका नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव फिर 3 तरह का हो गया कि यह आपका -1 के बराबर है या -1 से ज़्यादा बड़ा है या -1 से ज़्यादा बड़ा है या एक -1 से ज़्यादा छोटा है। इसका फिर दूसरे शब्दों में आपको ये कहूँ कि यदि उपभोक्ता की आय बदलती है, बढ़ती है आय और मांग घटती है, लेकिन जितनी आय बढ़ती है उससे ज़्यादा मांग घटती है। उदाहरण के तौर पे अगर उपभोक्ता की आय 1% बढ़ी, आय बढ़ी 1%, आय बढ़ी 1% और उस 1% के कारण मांग घटी आपकी 2%, तो ना केवल नेगेटिव है इनकम इलास्टिसिटी बल्कि इसका मान -2 होगा। -2 होगा, इसका मतलब ज़्यादा उल्टा असर है, ज़्यादा अपेक्षाकृत हीन है, ज़्यादा अपेक्षाकृत घटिया वस्तु है। और यदि वो उपभोक्ता की आय जो है वो बढ़ी 1% और उसके कारण मांग घटी तो है लेकिन आधा % घटी है, आधा % घटी है, तो इसके कारण उल्टा असर तो इसमें भी था, उल्टा असर इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा असर पड़ता है आय का और उस वक्त मांग की आय लोच का मान आधा हो जाएगा, यानी 0.5 हो जाएगा, माइनस में होगा ही होगा, माइनस में होगा। तो ये तीनों ही प्रकार के चिन्ह, इसका -1 या -1 से कम या -1 से ज़्यादा, ये उसकी
हीनता की कोटि को बतलाते हैं। ये कितनी ज़्यादा इन्फीरियर है उसके ऊपर बढ़ता जाए, जितनी डिग्री इन्फीरियरिटी की बढ़ती जाएगी उतना ही माइनस में उसका मान होता जाएगा। यदि इन दोनों प्रकार के केसेस के अलावा प्लस और माइनस के अलावा हम देखें उपभोक्ता की आय जो है वो चेंज हो गई और उस वस्तु की मांग है वो स्थिर रहेगी, वस्तु एक्स की मांग स्थिर रहेगी। इसका मतलब डेल्टा एम तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन डेल्टा एक्स का मान 0 हो गया, इसलिए इस इनकम इलास्टिसिटी का मान आपका 0 हो जाता है। ये इनकम इलास्टिसिटी डेल्टा एक्स का मान 0 होने के कारण ये संपूर्ण मान, इस सूत्र का मान आपका 0 हो जाता है और उस वक्त इनकम इलास्टिसिटी आपकी 0 है। उस वक्त हम ये कहते हैं एक बाउंड्री आ गई, एक ऐसी सीमा निर्धारित कर दी कि उसके यहाँ पर आय का असर उसकी मांग के ऊपर नहीं पड़ता। एक सिंपल सा अगर ग्राफ के आधार पर अपन देखें तो हम यूँ देख सकते हैं, जैसे उपभोक्ता की आय इधर ले लो, वस्तु की मांग इधर ले लो, और जैसे जैसे सामान्यतया आय बढ़ती है तो उस आय बढ़ने के साथ साथ हमारी मांग भी बढ़ती हो, जैसे यूँ बढ़ रहे हैं ये बढ़ रही हो, तो इसका मतलब है इनकम इलास्टिसिटी आपकी पॉजिटिव है। इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है। अगर आय बढ़ रही है यहाँ से इसके बाद भी इस बिंदु इस आय तक M1 आय तक आय बढ़ी और उस वस्तु की मांग बढ़ी, लेकिन M1 से लेकर के M2 तक आपकी जो मांग है वो स्थिर है। भले ही आय M1 से बढ़ कर के M2 होगी लेकिन मांग जो है वो आपकी स्थिर रहेगी। यहाँ मांग स्थिर है। यहाँ मांग स्थिर होने के कारण आपका डेल्टा एक्स में परिवर्तन आपका 0 हो गया और इनकम इलास्टिसिटी आपकी 0 हो गई। लेकिन इसके आगे यदि हम देखें तो आपकी आय बढ़ने के M2 से बाद में आय बढ़ने के बाद उसकी मांग जो है घटने लग जाए तो इनकम इलास्टिसिटी आपकी नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पर ये मैं कहूँ हीन वस्तु की सीमा प्रारंभ हो जाती है। इधर आपकी सामान्य वस्तुएं होती हैं, वो सामान्य वस्तु है या विलासिता की वस्तु है या आवश्यक वस्तु है, वो डिपेंड करता है ये वक्र किस प्रकार का भी है, यह आपका इस प्रकार का है या ये इस प्रकार का है या ये ऐसा है या सीधी रेखा है, इस सभी किसी प्रकार का भी हो उसके अंदर है सबके अंदर पॉजिटिव। लेकिन अब ऐसा है तो मांग के ऊपर ज़्यादा असर पड़ रहा है आय का, अगर ऐसा है तो इसका आय का कम असर पड़ रहा है मांग का। यानी मांग के ऊपर आय का असर कैसा होगा ये उस वक्र की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सीधी रेखा है, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, कॉन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस है या कॉन्केव टू दी वाई एक्सिस है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। इस प्रकार से हमारी आय लोच है वो उस वस्तु की प्रकृति के द्वारा तय करती है कि उसका मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव है तो उसका क्या अर्थ है, नेगेटिव है तो क्या अर्थ है। सामान्यतया जो हमारी वस्तु उद्योग है वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उपभोक्ता की आय बढ़ने से हमारी वस्तु की मांग के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मांग अगर हमारी बढ़ेगी आय बढ़ने के साथ साथ तो उन वस्तुओं का तरक्की का स्कोप ज़्यादा रहता है, इन वस्तुओं का उत्पादन हमें ज़्यादा करना चाहिए। उपभोक्ता की पसंद को डिसाइड करने के लिए हम ये लेते हैं और वस्तु के ऊपर कितना खर्च करते हैं उस खर्च के अंश के आधार पर भी मांग की आय लोच का निर्धारण कर सकते हैं। मांग की आय लोच या तो इस सूत्र से देख सकते हैं या दूसरे एक तरीका हमारे पास और है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक्स वस्तु के ऊपर मैं कहता हूँ कि अंश हमारी आय का के एक्स खर्च कर रहे हैं, के एक्स खर्च कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर 10% खर्च कर रहे हैं, 10% खर्च कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग की आय लोच जो है वो 1/kx होगा। 1/kx यानी उसका 0.1 है तो ये आपका 1/kx का मतलब आपका 10 होगा, ये 10 होगा। ये 1/kx यानी 1/kx का मतलब 1/0.1 का मतलब ये आपका 10 होगा। ये 10 आपकी आय लोच होगी। आय लोच कितनी होगी ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उस वस्तु के ऊपर किए गए आय के अंश का विपरीत अंश कितना होगा उतना उस वस्तु की आय लोच होगी। आय लोच इस आय लोच इसके ऊपर डिपेंड करती है। इस तरह से हम आय लोच को डिफाइन करते हैं और इसके महत्व को समझते हैं और नेक्स्ट अपन इसके इम्पोर्टेंस को नेक्स्ट वीडियो में देखें। धन्यवाद।